जिससे कि आपको भी ऐसे अपने घर में फ्रेश ऑर्गेनिक लौकियाँ खाने को मिले, हार्वेस्ट करने को मिले। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो आती है सीड्स। आपको किसी भी कंपनी के अच्छे सीड लेने हैं, जो कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अपने लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं, या कोई भी और एरिया में जो बीज भंडार वगैरह है वहाँ से ले सकते हैं। जब आप सीड ले लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो सीड ना ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। न्यू पैकेजिंग के सीड लेने चाहिए आपको। ज़्यादा पुराने सीड हो जाते हैं ना, तो वो जो हैं वो जर्मिनेट नहीं होते। ये देखिए, जो मेरे सीड हैं ये अक्टूबर 2025 तक वैलिड हैं, और मैंने ये इनको परचेज़ किया था अपने लोकल जो नर्सरी है वहाँ से 10 रुपीज़ में सीड का पैक मैंने परचेज़ किया था। और जब बस हमारे पास सीड आ जाते हैं तो देखिए, आप इनको भिगो के भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। करना क्या है आपको, सिंपल सीड लेने हैं और उनको ग्रो करना है। अब सीड ग्रो करते वक्त आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, या तो जहाँ पर आपको ग्रो करना है सीड वहीं पे लगाएंगे आप। जैसे मान लीजिए मुझे इस क्यारी में ग्रो करने हैं सीड, अपना लौकी का पौधा लगाना है, तो मैं इस क्यारी में ही डायरेक्ट होल करके बीज को रोप दूंगी। और अगर मुझे यहाँ नहीं लगाना, मेरे पास जगह खाली नहीं, जैसे अभी तो इसमें भिंडी लगी हुई है, तो मुझे क्या है कि इसको हमेशा अपने जो है डिस्पोजेबल कप, छोटे छोटे कंटेनर्स, सीडलिंग ट्रेज, या फिर छोटे जो पॉट्स होते हैं ना, उनके अंदर ग्रो करना चाहिए। छोटे छोटे ऐसे नर्सरी पॉट्स आते हैं, या फिर ऐसे ब्लैक कलर की नर्सरी की थैलियाँ आती हैं। ये भी आपको बहुत ईजी मार्केट में मिल जाती है नर्सरी में। 2 रुपीज़ की होती है ये एक थैली। आप इसको ले सकते हैं, पॉली बैग को इसमें लगाइए। और या फिर जैसे आप नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो उनके साथ भी ये ब्लैक पॉली बैग मिलते हैं, उनमें लगाइए। कभी भी ना ऐसे बिल्कुल किसी और क्या पौधे के नीचे, जैसे कोई पौधा पहले लगा हुआ है उसी की साइड पे मत आप लगाइए, क्योंकि उससे क्या कि नुकसान होते हैं दो, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम बीज लगा लेते हैं। देखिए, बीज लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 तरह के मिक्सचर लिए हैं। एक जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट और जो है कोकोपीट का मिक्सचर है, और जो ये दूसरा है इसमें, क्योंकि हर किसी के पास कोकोपीट नहीं होती तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें मैंने सिंपल मिट्टी और कंपोस्ट का मिक्सचर लिया है, तो दोनों में ही बीज बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और बीज को ग्रो करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो इसका ये चोंच वाला हिस्सा है ना, ये ऐसे ब्लैक सरफेस पे दिखाती है, चोंच वाला हिस्सा है ना, और ऊपर एक तरफ से फ्लैट है, चोंच वाले हिस्से को आपको नीचे रखना है। ऐसे नीचे दबा दीजिए 1 इंच तक गहराई में। उसके बाद दूसरा लगा देते हैं। ये कोकोपीट और कंपोस्ट है, और ये सॉइल और कंपोस्ट है। इसमें भी ऐसे चोंच वाले हिस्से को नीचे दबा के ऊपर ऐसे कवर कर देंगे। 1 इंच तक आपको नीचे दबाना है और इनको वाटरिंग कर देनी है। और उसके बाद इनको थोड़े दिन शेडी एरिया में रखना है, और पानी जो है नमी बना के रखनी है। मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। ये जो सीडलिंग ट्रे या फिर कंपोट या फिर ये डिस्पोजेबल कप, जहाँ पे भी आपने सीड लगाए हैं वहाँ पे जो है मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, मॉइस्चर बना रहना चाहिए। क्योंकि जब पौधे, बीज में से पौधे निकलते हैं ना, तो उनकी नन्ही नन्ही रूट्स को अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो जो है सूख जाती है, डेड हो जाती हैं, तो आपका बीज जो है वो अंकुरित नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब बीज अंकुरित हो जाए एक बार, उसके बाद इसको आप सन में निकालेंगे, मतलब पार्शियल सन दीजिए, और या फिर मॉर्निंग की और इवनिंग की, सुबह शाम की ढलती हुई धूप दीजिए। अब चलते हैं उस पॉइंट की तरफ कि आपको ऐसे किसी भी, यहाँ तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो पौधा है ना, ये वाला मेरा लौकी का पौधा मैंने डायरेक्ट इसी के अंदर लगाया था, पोट के अंदर ही। या तो आपको जहाँ लगाना है वहीं लगाइए बीज को, बस हल्का सा गड्ढा बनाइए, मिट्टी बना के उसमें लगा दीजिए, या फिर जो डिस्पोजेबल कप मैंने बताया उसमें लगाइए, किसी भी तरह के सीलिंग ट्रे में लगाइए, कुछ भी करिए। पर आपको किसी भी, जैसे ये पोट लगा हुआ है, आप सोचे इसके साइड पर गड्ढा बना के यहाँ बीज लगा देते हैं, और जब बीज अंकुरित हो जाएगा उसके बाद उसको निकाल के कहीं और लगा देंगे। ऐसी गलती आप मत कीजिए। उसके 2 रीज़न हैं, मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरा एक टमाटर का सिंक प्लांटर है। ये पुरानी सिंक घर से निकली थी, उसमें मैंने लगा रखे हैं। ये धनिया लगा हुआ है, साथ में ये देखिए एक जो है टमाटर का पौधा लगा हुआ है, और इसी में एक बीज गिर गया होगा लौकी का। ये लौकी का बीज भी इसके अंदर ही अंकुरित हो गया। अब क्या है कि अगर मैंने ये सोचा कि मैं इसको यहाँ से निकाल कर टेलिंग करके पूरा इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करूँगी, तो वो जो है मेरे पौधे के लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि उससे क्या होगा, इसकी रूट्स डैमेज हो जाएंगी, और हो सकता है कि ये जो इसके सर्वाइवल के चांस है 50-50 हो जाए। हो सकता है ये बचे और हो सकता है ना बचे। और दूसरा, अगर ये बच भी गया तो जो इसकी ग्रोथ है ना, वो कम से कम 10 से 15 दिन पीछे हो जाएगी।
तो इसकी ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ जहाँ लगाना है वहाँ बीज लगाइए, या फिर जो है आप ऐसे डिस्पोजेबल कप्स में लगाइए। उससे क्या होता है कि हमें जो है वो बीज निकाल के, जैसे ये अंकुरित हो जाएं तो इनको निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करना आसान होता है। और बीजों को कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं छोटे छोटे सीडलिंग्स को, वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे बीज आपने लगा दिए और बीज अंकुरित हो गए, बीज अंकुरित हो गए और उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। देखिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है आपको एक अच्छी रिच सॉइल बनानी है, क्योंकि जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं ना, वो हैवी फीडर होती हैं। तो उनको आप बिना उसके जो नॉर्मल मिट्टी में नहीं लगा सकते, आपको अच्छी रिच मिट्टी बनानी है। और अच्छी रिच मिट्टी कैसे बनानी है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। और फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। आधी मिट्टी, आधी खाद, बीच में नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, थोड़ा ट्राइकोडर्मा पाउडर फंगस से बचाने के लिए, हल्दी, चूना, काली मिर्च का पाउडर, ये सब चीज़ें मिला के एक अच्छी न्यूट्रिशन रिच सॉइल आप बनाइए। और उसके बाद अपने पौधों को उसमें ट्रांसप्लांट कीजिए। और ट्रांसप्लांट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप स्टेप बाय स्टेप सब उस वहाँ से वीडियोस देखना, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जो है वो केयर करनी है अपने पौधों की। उसके बाद देखिए, आपने मिट्टी बना ली अच्छी सी, और जो है वो उसमें सीडलिंग शिफ्ट करने हैं। तो अब क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ग्रो बैग्स जिस भी प्लांटर में आपको ये पौधे लगाने हैं, जो नन्हे नन्हे पौधे आपके तैयार होंगे ना, उनको आपको लगाना है। तो प्लांटर साइज़ भी बहुत जो है वो मैटर करता है। हमने बीज अच्छे लिए हैं, हमने उनको ग्रो ठीक से किया है, हमने मिट्टी अच्छी बना ली है। अब उस बीज को और उस मिट्टी के साथ हम उसको छोटे प्लांटर में नहीं लगा सकते। जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं ना, ख़ास तौर पे कद्दू और लौकी, ये बड़े फल होते हैं, इनको बड़ा ग्रो बैग चाहिए होता है, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी फैलती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने भी इनको जो है 18-18 इंच के ग्रो बैग दे रखे हैं, और एक ग्रो बैग मैंने एक ही पौधा लगाया है। देखिए, एक ही पौधा लगा हुआ है, और ये देखिए कैसे वहाँ तक फैला है। तो देखिए, दूर तक ये फैला हुआ है। तो आपको इनको ग्रो बैग जो हैं वो बड़े देने हैं। छोटे ग्रो बैग में आपकी जो लौकी के पौधे हैं वो अच्छे से नहीं होंगे। आपको ऐसे इनको बड़े बड़े ग्रो बैग देने हैं, तभी आपको ऐसी हेल्दी जो है वो फ्रूटिंग मिलेगी। तो उसमें आप बड़ा ग्रो बैग में अपनी मिट्टी फिल कीजिए। मिट्टी ग्रो बैग को कैसे फिल करना है उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप देखना कि कैसे हम बड़े ग्रो बैग्स को फिल कर सकते हैं, जिससे कि हमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी सब्जियों को। कम खाद में ही हमारा गुजारा हो जाता है, और कम मिट्टी में भी गुजारा हो जाता है, और अच्छे से हमारे पौधे जो हैं वो चलते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे हमने अच्छा मिट्टी बना ली, अच्छा ग्रो बैग भी दे दिया बड़ा, और हमारे पौधे भी लगा दिए, पौधे थोड़े दिन में चल पड़ेंगे। अब जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ना, वो होता है धूप। हमें अपने ग्रो बैग को रखना कहाँ पे है, स्पेस, जगह। हमें अपने ग्रो बैग को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कम से कम जो है 4 से 5 घंटे की धूप तो आए ही आए, क्योंकि कोई भी सब्जी का पौधा कम धूप में नहीं चलता है। हर टाइम उनको जो ग्रो करने के लिए धूप चाहिए होती है। तो आपको अपने जो लौकी के पौधे हैं उनको ऐसी जगह पे, जो ग्रो बैग्स हैं उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पर कि धूप आती हो। देखिए, मेरे गार्डन में सारा दिन तो धूप रहती है, इस टाइम भी ढलती हुई धूप मेरे गार्डन में आ रही है, और सुबह की चढ़ती हुई धूप भी मेरे गार्डन में आ जाती है। जैसे ही सूरज निकलता है मेरे गार्डन में धूप जो है वो एंटर कर जाती है। तो सारा दिन ये पौधे धूप में पड़े रहते हैं, और इसीलिए देखिए कितने हेल्दी से और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं सारे ही पौधे, चाहे वो तोरी के हों। ये देखिए, तोरियां लगी हुई हैं, ककड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, लौकी यहाँ भी लगी है, टमाटर लगे हैं, ककड़ियाँ लगी हैं। ये देखिए, ककड़ियाँ मैं रोज़ की रोज़ हार्वेस्ट करती हूँ। आज सुबह भी मैंने 2 ककड़ियाँ हार्वेस्ट की हैं। खीरे लगे हुए हैं मेरे गार्डन में, खीरे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर ये खीरे हैं। तो कोई भी सब्जी है ना, जो उनको लगाने के लिए धूप होनी चाहिए। मतलब चौथा स्टेप क्या है, आपको पौधों के लिए ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर कि धूप आती हो। अब बढ़ते हैं 5वें स्टेप की तरफ, और वो है ट्रेलिस बनाना। जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, उनको फैलने के लिए ऊपर वो ना चढ़ती हैं, मतलब क्लाइम करती हैं, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। उनको सहारा देने के लिए हमें कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह का ट्रेलिस बनाना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने क्रीपर नेट लगा रखी है। ये देखिए, यहाँ पे सब जगह से बेलों ने अपने आप को इस क्रीपर नेट पे पकड़ रखा है, और ये पकड़ इतनी टाइट होती है ना कि आप जो है इसको इजीली हटा नहीं सकते। ये बहुत स्ट्रांग होती है। उसका रीज़न ये है कि आगे आगे मई जून में जो है वो बहुत तेज़ आंधियाँ चलेंगी।
तो उन आंधियों में ये बेलें जो हैं हमारी टूटे ना, इनके तने ना टूटे, ये बेलें ख़राब ना हो, इसलिए देखिए कुदरत ने ही इनको जो है ये सिस्टम दिया है कि आप अपने आप को एक जगह पे स्टैब्लिश कर लो, अच्छी तरह से पकड़ के खड़े रहो ताकि आंधी तूफानों में आप डैमेज ना हो। तो बेलों को भी इतनी समझ है कि हमें आंधी तूफान से कैसे बचना है, उसलिए वो जो है ऐसे अपने निकालती हैं जिसको स्पोर्टर कह लो या तार कह लो, कुछ भी, जिससे वो अपनी रस्सियों वगैरह को जो भी आप बांस वगैरह लगाते हैं उसको पकड़ लेती हैं और आंधी बारिश में तूफानों में ये हिलती नहीं है और इनके तने जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, टूटते नहीं हैं। वरना ये देखिए बहुत नाजुक स्टेम होती है, अगर आपने ट्रेलिस नहीं दिया तो ये यहाँ से डैमेज हो जाएंगी आंधी तूफान में और आपको जो है अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी, मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि पौधा ही ख़राब हो जाएगा। अब चलते हैं छठे स्टेप की तरफ और वो है फर्टिलाइज़र। जितनी भी देखिए बेल वाली सब्जियां होती है ना, वो एक हैवी फीडर होती हैं सब्जियां। जितनी भी बेलें होंगी, चाहे वो घिए की हो, चाहे वो लौकी की हो, सॉरी कद्दू की हो, और चाहे वो करेले की हो, ककड़ी की, खीरे की, सबको ना आपको अच्छा जो है फर्टिलाइज़र देना होता है। एक बार हमने अच्छी मिट्टी बना ली, उसके बाद हर 15 से 20 दिन के अंदर अंतराल पे आपको एक सॉलिड फर्टिलाइज़र इसकी मिट्टी में ऐड करना है। यहाँ पर मिट्टी में ये देखिए मैंने भी ऐड किया हुआ है, ये जो है गोबर की सड़ी गली खाद के साथ जो मैं स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनाती हूँ ना, एक सुपर फर्टिलाइज़र, वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। और उसको सुपर फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके एक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, फिर उसकी बोरी भर के रख लेती हूँ और जब जब मुझे अपने प्लांट्स में देना होता है मैं उनमें ऐड करती रहती हूँ। उस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं उसका भी लिंक दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, सीवीड और भी काफ़ी सारी चीज़ें, अब मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, मैं उसका लिंक दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद क्या है कि हर 15 से 20 दिन में आपको एक सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड करना है। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है पेस्टिसाइड। देखिए जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, इनके ऊपर कीड़े भी बड़े लगते हैं, बहुत इजीली लग जाते हैं। आप पत्तों को पलट के देखेंगे तो यहाँ जो है ना, यहाँ आपको छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे। मोस्टली जो जैसे मैंने लौकी की बेल में देखा ना, इसमें मिलीबग लगते हैं, वाइट फ्लाइज लगती हैं और एक स्पाइडर माइट्स। मैंने जहाँ तक मेरे इसमें मैंने नोटिस किया है, ऐसे पत्तों को हटाएंगे ना, ऐसे हिलाएंगे तो वाइट वाइट कलर के छोटे 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 कीड़े से उड़ते हैं, वो लगे होते पत्तों के नीचे। और जो मिली बग्स हैं वो इनके से स्टेम्स के ऊपर ऐसे यहाँ पे चिपक जाएंगे और न्यूट्रिशन को सक करना शुरू कर देंगे। और हाँ, एक और कीड़ा लगता है लीफ माइनर, वो अर्ली स्टेज पे लगता है, जैसे आपका छोटा होता है ना सैपलिंग, उसमें लगते हैं। उसमें क्या कि ऐसे लीव्स के ऊपर ना सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बनना शुरू कर देती हैं, बन जाती हैं, और वो जो कीड़ा होता है अंदर की अंदर चलता रहता है और पत्तों के क्लोरोफिल को खाता रहता है। तो इन सब कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए अपनी बेल को ना आपको क्या है कि टाइम टू टाइम इन पे अच्छे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी स्प्रे करने चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल केमिकल की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि हमने ये चीज़ें खानी है, सब्जियां अपने खाने के लिए उगा रहे हैं, तो हम इनमें बिल्कुल केमिकल जो है हार्मफुल केमिकल वाले पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करेंगे, हम ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे। आप हर 10-15 दिन के बाद ना एक अच्छा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा और जो विनेगर का पेस्टिसाइड बनता है वो यूज़ कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबाल के पेस्टिसाइड घर पे बना सकते हैं। हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं, हल्दी के घोल का, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बायो एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक में हैं। क्योंकि देखिए हमें जो है अपनी फल सब्जियों के पौधों से अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए पॉलिनेटर्स भी चाहिए। अगर हम हार्मफुल केमिकल डालेंगे ना तो हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे। पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो हमारे जो फल सब्जियाँ इनका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमें जो है ऑर्गेनिक चीज़ें ही जो है पेस्टिसाइड अपने गार्डन में स्प्रे करने चाहिए, ताकि पॉलिनेटर्स आएँ और उनको कोई नुकसान ना हो। कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड आप यूज़ मत कीजिए जो कि पॉलिनेटर्स को और जो हमारे जैसे ना गुड इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रेंडली बग्स होते हैं, उनको नुकसान पहुँचाए। तो ऐसे पेस्टिसाइड यूज़ कीजिए जो कि इको फ्रेंडली होते हैं और हमारे जो फ्रेंडली बग होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बटरफ्लाई, हनी बीज, लेडी बग, इनके ऊपर उनका असर नहीं होना चाहिए, बाकी कीड़ों के ऊपर हो, ऐसे पेस्टिसाइड आप यूज़ कीजिए। अब चलते हैं 8th स्टेप की तरफ, और वो है नमी। पौधों के अंदर हमेशा नमी बना के रखिए। जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, उनकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि नमी बनी रहेगी तो देखिए इतना सा पोट है ना हमारा छोटा सा, और बेल देखिए कितनी बड़ी है। इस पोट में जो जड़ें हैं उनको पूरे बेल में वाटर सप्लाई करनी है,
ताकि अच्छे से हेल्दी से फ्रूट बने, सब कुछ बने। अगर यहाँ पानी सूखेगा ना तो पत्ते लटक जाएंगे, पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, तो वो भी फल फूल ज़्यादा नहीं बनाता। फल लगे होते हैं, फ्रूट लगे होते हैं, फूल वो ड्रॉप कर देता है, और जो फल लगे होते हैं उनका भी साइज़ अच्छा नहीं होता, वो सूखे सूखे से अंदर से बेजान से हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पौधे की जो मिट्टी है उसमें नमी बना के रखिए, अगर आप अपने बेल वाली सब्जियों से अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग चाहते हैं। अब बढ़ते हैं 9th स्टेप की तरफ, वो है मिट्टी चढ़ाना। जैसे देखिए, मिट्टी चढ़ाना क्या होता है, पौधे की जैसे हम लगातार वाटरिंग करते रहते हैं, कई बार गुड़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पौधे की धीरे धीरे देखिए रूट्स ना जो बाहर आ जाती हैं, ये दिख रहे होंगे, ये सारी रूट्स हैं। और कुछ पौधा न्यू रूट्स भी बनाता है जो बाहर की तरफ आ जाती हैं, यहाँ से भी देखिए रूट्स निकल रही हैं ऊपर की तरफ से भी। तो हमें मिट्टी चढ़ानी होती है, इसलिए देखिए मैं ग्रो बैग पहले फोल्ड रखती हूँ, जैसे जैसे मैं मिट्टी चढ़ाती रहती हूँ इस ग्रो बैग को मैं खोलती रहती हूँ। तो अब मैं फिर मिट्टी चढ़ाऊँगी आज, वो भी दिखाऊँगी आपको कि कैसे चढ़ानी है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ये देखिए रूट्स के पास ये हम मिट्टी चढ़ा देंगे, और मिट्टी में सारी जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो पहले ही मैंने ऐड किए हुए हैं। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको सिर्फ यहीं डाली है, बाकी मैं पूरे जो पोट में मिट्टी भरूंगी और यहाँ तक इसकी स्टेम को मिट्टी में दबा दूंगी। और ये मिट्टी भी पूरी जो है खाद वाली मिट्टी है, इसको मिट्टी को कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो पे मेरे चैनल पे वीडियो शेयर की हुई है मैंने, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर लेना। मैं मिट्टी बना के रखती हूँ और टाइम टू टाइम अपने पौधों की जड़ों पे ऐसे मिट्टी चढ़ाती रहती हूँ। मैं अभी जाते हुए इसको पूरी ये खरपतवार हटा के ना पूरी मिट्टी चढ़ा के जाऊँगी। ऐसे अगर मैं पूरा दिखाती रही तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा पहले मैं ये बता दूं मिट्टी चढ़ाने के फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो देखिए रूट्स कवर हो जाती हैं, दूसरा जो स्टेम होती है ना इसके साथ जो न्यू रूट्स निकलती हैं उनको स्पेस मिल जाता है मिट्टी में अपने आप को स्टैब्लिश करने का, और जितनी जड़ें स्ट्रॉन्ग होंगी ना उतना ही आपका पौधा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी हैवी इसके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। इसलिए टाइम टू टाइम मिट्टी चढ़ाते रहिए। इसको मिट्टी चढ़ाना कहते हैं या थापा लगाना कहते हैं। थापा, जितना स्टेम के ऊपर आप ऐसे मिट्टी चढ़ाते जाएंगे ना तो जितनी भी साइड्स रूट्स निकलेंगे ना वो इजीली जो है वो इसमें सेट होंगी, और जितनी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी सेट होंगी उतना ही आपका प्लांट जो है वो हेल्दी से ग्रो करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है 10 नंबर, वो है पॉलिनेशन। तो देखिए आपने सारी मेहनत कर ली, धूप में रखा प्लांट को, मिट्टी चढ़ाई, पेस्टिसाइड डाले, टाइम टू टाइम इनके ऊपर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिए, क्योंकि मैं भी देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई नुकसान नहीं है। आप हल्के हल्के कभी भी जब भी छत पे आए कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने उनको प्लांट्स को दीजिए। जैसे मैं जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, सीवीड का भी बनाती हूँ, मैं जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं उनका भी बनाती हूँ। वो सब हमने कर लिया, पर हुआ क्या, हमें तो फ्रूट्स नहीं मिल रहे, हमारे फल बन रहे हैं और वो झड़ रहे हैं या फिर वो सूख के काले होके गिर रहे हैं। तो उसका जो मेन रीज़न होता है ना वो होता है पॉलिनेशन की कमी। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक मिनट, पत्ता आ रहा है बीच में, यहाँ से देखिए, यहाँ पर इस बेल पे 2 फल लगे हैं, एक बड़ा हो चुका है, दूसरा भी बढ़ रहा है, और यहाँ पीछे देखिए यहाँ भी 2 फल लगे हैं। एक देखिए पत्ते आए जा रहे हैं बीच में, एक मिनट, ये देखिए एक जो है वो सड़ गया है, ठीक है, और एक जो है वो बड़ा हो रहा है। अब ये जो फल है ये सड़ गया, इसका रीज़न क्या है, इसका पॉलिनेशन ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले आया और ये बाद में आया, बेल बढ़ रही है ना आगे, और अब देखिए इस पे जो है वो मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। ये फल जब आया था तब क्या है कि इस पे मेल फ्लावर्स नहीं थे, फीमेल ही शुरू हुए थे। किसी भी फ्रूट को फल में बनने के लिए मेल फीमेल फ्लावर दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर आते रहेंगे तो भी फ्रूट नहीं मिलेगा, सिर्फ मेल फ्लावर्स आते रहेंगे तो भी फ्रूट नहीं मिलेगा। अब क्या है कि आप सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। देखिए जो ये वाला फ्लावर है ना, ये मेल फ्लावर है, इसके पीछे कोई भी लौकी नहीं बनी हुई ना, तो ये मेल फ्लावर है। जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनके पीछे लौकी बनी होती है। जैसे ये देखिए, ये छोटा सा फीमेल फ्लावर है, अभी बड़ा होगा फिर खिलेगा ये, इसके पीछे देखिए ध्यान से, आपको एक छोटी सी लौकी बनी हुई दिखेगी। एक मिनट, कोई और दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ ये देखिए, यहाँ से क्लियर दिखेगा, ये लंबी है, ठीक है ना, ये देखिए ये छोटी सी लौकी दिख रही है आपको, ये जो है ये फीमेल फ्लावर है, और जिनके पीछे लौकी नहीं होती वो होते हैं मेल फ्लावर। बस ये ध्यान रखिए, ये जिसके पीछे लौकी नहीं है ये मेल फ्लावर है। जब इन दोनों से पॉलिनेशन करते हैं हमारे पॉलिनेटर्स, तभी हमें जो है वो ऐसे हेल्दी फ्रूट मिलते हैं। जैसे पॉलिनेशन हो जाता है ना फिर ये बड़ी जल्दी बढ़ते हैं,
एकदम से 3-4 दिन में बढ़ जाएंगे और आप हार्वेस्ट कर लो। अब क्या है कि पॉलिनेशन क्यों नहीं, एक बात कमी आती है, मेल फीमेल फ्लावर्स दोनों हैं बट पॉलिनेशन नहीं हो रहा। वो क्या है कि आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाइए। देखिए मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा, वो देखिए दूर तक मेरे गार्डन में फ्लावर्स भी लगे हैं। तो मेरे गार्डन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर्स आते हैं, मुझे पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी अगर मान लीजिए आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे तो आप इनको अपने फ्रूट्स को हैंड पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने इतनी मेहनत की है, अब हम पॉलिनेटर्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते ना कि पॉलिनेटर्स नहीं आए तो जी हमारा फ्रूट ख़राब हो गया। अगर हमने मेहनत की है तो एक बार हम उसको सेल्फ हैंड पॉलिनेशन करा के अपने फ्रूट को अंजाम तक पहुँचाएँगे ताकि वो बड़ा हो और हमें ऐसे ऐसे लौकी हार्वेस्ट करने को मिले। और पॉलिनेशन कैसे कराते हैं हैंड पॉलिनेशन, वो मैं दिखाती हूँ आपको। हैंड पॉलिनेशन के लिए क्या करना है, ये अभी फ्लावर खुला नहीं है फिर भी मैं आपको खोल के बता रही हूँ। ऐसे एक ब्रश लेना है आपको और बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यू ब्रश लीजिए, सॉफ्ट एकदम। हार्ड ब्रश आपको नहीं लेना, आपका फूल जो है ख़राब हो जाएगा। ऐसे ये ओपन हुआ ना तो इसके अंदर जो होते हैं ना पोलन्स होते हैं, इसको बस ब्रश को ऐसे धीरे धीरे घुमाइए इसके ऊपर। और ये देखिए शायद मैं क्लियरली दिखा पाऊँ, 1 मिनट जूम करती हूँ। ये देखिए दिख रहा है आपको वाइट वाइट सा जो पाउडर लगा है ना, ये पोलन है। इस वाइट पाउडर को लेकर आपको किसी भी मेल फ्लावर पर, सॉरी फीमेल फ्लावर पर, अब जैसे ये फीमेल फ्लावर खिला नहीं है, अगर ये खिला होता तो मैं इसके अंदर स्टिग्मा के ऊपर लगा देती तो जो है वो पॉलिनेशन हो जाता है। अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको, कोई है नहीं खिला हुआ फ्लावर जिसको मैं दिखा सकूं कि कैसे लगाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। चलिए एग्जांपल के लिए हम तोरी ले लेते हैं, सेम चीज़ ही होती है। ये जो ऊपर होता है ना, ये वाला पोर्शन होता है ऊपर, ये वाला ये पोर्शन स्टिग्मा होता है, बस इसको ऐसे टच कर देंगे ना आप ये वाला पोलन वाला ब्रश, तो बस पॉलिनेशन हो जाएगा। सिंपल, कोई झंझट नहीं है। वहाँ से पोलन लीजिए, उसके अंदर से ब्रश को घुमाइए, ब्रश आपका वाइट वाइट सा हो जाएगा। उस पोलन को आपको फ्रूट के, जैसे मान लीजिए ये फ्रूट का पॉलिनेशन हो चुका है, इसके अंदर ना यहाँ पर ये इस पोर्शन पे स्टिग्मा होते हैं, उस स्टिग्मा के ऊपर आपको ऐसे ब्रश को टच करना है। टच करते ही पॉलिनेशन हो जाएगा और इजीली जो है आपका फ्रूट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया कि हमने पॉलिनेशन भी करवा दिया, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेटर्स ने किया चाहे हमने हैंड पॉलिनेशन किया, बट पॉलिनेशन हो गया। और उसके बाद देखना आप बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो फ्रूट्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। और उसके बाद जैसे आपको लगे कि हाँ फ्रूट है 1 फुट 2 फुट का हो गया, जितना भी आपने जिस वैरायटी का आपने सीड लगाया, तो आप उसे हार्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि नहीं से फिर वो पक जाते हैं, अंदर सीड बनने लगते हैं और जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। अब लास्ट स्टेप की तरफ, लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने 10 पॉइंट तो डिस्कस कर लिए फ्रूट हार्वेस्टिंग तक। अब क्या कि जब आपने हार्वेस्टिंग लेनी है ना, उसके बाद फिर दोबारा कोई ना कोई फर्टिलाइज़र अपनी मिट्टी पौधे को देना है। पौधे ने हमें खाना दिया है, आगे और फ्रूट बनाने के लिए उसको भी खाना दीजिए। तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं लौकी की अच्छी ग्रोथ के लिए। अच्छी मिट्टी बनाइए, फर्टिलाइज़र दीजिए, पेस्टिसाइड डालिए, ट्रेलिस बनाइए, ऐसे रस्सियाँ बांधिए कुछ भी। अगर आपके पास ऐसे क्रिपिंग नेट नहीं है तो ये देखिए मैंने बांस की रस्सियों से बनाया हुआ है ट्रेलिस, ऐसे बनाइए। नहीं तो छोटे छोटे बांसों को जोड़ के, डंडियों को जोड़ के भी आप ट्रेलिस बना सकते हैं। कुछ भी करके सपोर्ट दीजिए और फिर अपने घर के ऐसे ऑर्गेनिक फ्रेश जो लौकियाँ हैं उनका मज़ा लीजिए। देखिए कितनी सुंदर और हेल्दी फ्रेश, ऐसी चीज़ ना आपको मार्केट से नहीं मिलती। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।